हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभी एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूपीएससी गो चैनल। हम डेली द हिंदू एनालिसिस को कवर करते हैं। ये हमारे द हिंदू के अंदर हमारा सिस्टम क्या रहता है कि हम डेली अपने हाथ से करंट अफेयर्स नोट्स बनाते हैं और उसी का एनालिसिस करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ आपको ये मिलेगी कि जो मेरे नोट्स खुद के हाथ से बने हैं वो बहुत ही सिंपल और ईजी है और सारी चीज़ें उसमें कवर है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है कुछ इश्यू है तो आप कमेंट कीजिए, हम इसे तुरंत इंप्रूव कर देंगे। तो आज 14 अक्टूबर है, उसका द हिंदू एनालिसिस हम स्टार्ट करते हैं। सबसे मेन न्यूज़ तो अभी एक ही न्यूज़ चल रही है, इजराइल टेल्स पैलेस्टीन्स टू लीव नॉर्थन गाजा। तो अभी क्या न्यूज़ चल रही है कि इजराइल ने अभी जस्ट पैलेस्टीन को बोला है कि आपको 24 आवर्स का टाइम है, आप गाजा को खाली कर दीजिए, नॉर्थ गाजा को। नॉर्थन गाजा के अंदर हम अब बहुत बड़ा हमला करने वाले हैं और हमास को पूरी तरह से खत्म करने वाले हैं, ऐसा उनका प्लान है। तो ऑलरेडी हमने इस पर 2-3 बार डिस्कशन कर चुके हैं हम कि इजराइल का क्या है, और ये न्यूज़ कंटिन्यूसली चलती रहेगी। तो हम उससे रिलेटेड न्यूज़ और भी पढ़ेंगे, फिर से पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले आप इतना समझ लो कि इजराइल की स्थापना कब हुई? 1948 के अंदर। किसके द्वारा हुई? ब्रिटेन के द्वारा। और यूएन का पार्टीशन प्लान कब आया था? 1947 में। उसके बाद 1948 से पहले 1947 में यूएन के पार्टीशन प्लान में क्या था? पैलेस्तीन और जो दो देश है इजराइल, ठीक है, इजराइल की जो रिपब्लिक, वहाँ पे इजराइल के अंदर मतलब जो पैलेस्तीन था पहले, उसके अंदर मुस्लिम और यहूदी रहते थे साथ में, सब पीस मिलके एकदम सहानुभूति से रहते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे जैसे पैलेस्तीन वहाँ पर यहूदियों की संख्या बढ़ती गई, धीरे धीरे उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो गए। उसके बाद 1947 में यूएन का पार्टीशन प्लान आया और यूएन के पार्टीशन प्लान में 55% जगह तो दे दी यहूदियों को और 45% पैलेस्तीन के जो निवासी थे उनको दे दी गई जगह 1948 के अंदर। फिर उसके बाद ब्रिटेन के द्वारा बोल दिया गया कि आज से जो ये यहूदी वाला, जूइश वाला जो 55% जगह है उसको हम इजराइल के नाम से बोलेंगे, ऐसा उन्होंने बोल दिया। उसके बाद धीरे धीरे 1948 में जैसे ही ये 1947 का पार्टीशन प्लान हुआ, वॉर स्टार्ट हो गई। उसके बाद क्या हुआ, इजराइल ने, जो रिपब्लिक ऑफ इजराइल था, उन्होंने क्या किया, वॉर के अंदर उनकी विजय हो गई और 78% जगह पर उन्होंने अपना कब्जा कर लिया, कॉन्क्वर कर ली। उसके बाद वापस वॉर हुई 1973 में, उसके अंदर 100% सारी जगह को इजराइल ने जीत लिया। उसके अलावा इजिप्ट की जगह, उसके अलावा गोलन हाइट्स, ये सारे प्लेस को भी उन्होंने, जॉर्डन की प्लेस से, ये जिन्होंने उनसे युद्ध किया था, तो उन सब, सीरिया के द्वारा भी, सीरिया की कुछ जगह छीन ली गई, इजिप्ट की कुछ जगह छीन ली गई और ऑलरेडी जो पैलेस्तीन थी उसकी 100% जगह उनके पास थी। उसके बाद उनके बीच में शांति समझौते हुए और पहले PLO जो पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन और जो इजराइल था, दोनों ने मिलकर वहाँ पर एक पीस का शांति किया और वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी तो दी गई पैलेस्टीनियंस को और बाकी जितनी भी जगह थी वो इजराइल के पास रही। उसके बाद 1980 के अंदर एक हमास ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट हो गया। उन्होंने इसका जो ओस्लो पीस प्रोसेस था उस 1993 में जो आया था, अभी मैंने आपको बताया था कि वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी तो रहेगी पैलेस्तीन के पास और बाकी प्लेस किसके पास रहेगा? इजराइल के पास। तो ये वाली, उसके खिलाफ कौन था? हमास ऑर्गेनाइजेशन। और हमास कौन है? एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसके बाद हमास से युद्ध छिड़ते गए, चलते गए और इस तरह ये सारे आगे स्टोरी चलती रही और अभी 2023 में आप सिचुएशन देख ही रहे हो। इसको ये तो मैंने सिर्फ आपको सिंपल समझाने के लिए अभी बता दिया है। इसका ऑलरेडी हमने 2-3 बार डिस्कशन कर चुका है विथ प्रॉपर नोट्स के साथ में। और आप बोलोगे तुम्हें 1-2 दिन में वापस न्यूज़ कंटिन्यूसली चलती रहेगी, अब इस न्यूज़ को हम वापस पढ़ेंगे और वो भी प्रॉपर नोट्स के साथ में। ऑलरेडी नोट्स मेरे पास अवेलेबल है, लेकिन मैंने आज इसलिए नहीं बोला ताकि हम खुद मेमोराइज कर सकें, इसलिए मैंने आपको वो नोट्स नहीं दिखाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट न्यूज़ को अपन कवर करते हैं। अभी इसमें बहुत सारी सेमीकंडक्टर चिप की न्यूज़ आई है। उसके अलावा न्यू ई-कॉमर्स की साइट की न्यूज़ आई है कि न्यू ई-कॉमर्स साइट लॉन्च करने जा रहा है गवर्नमेंट, किसके लिए? एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंस के लिए। इस तरह बहुत सारी न्यूज़ है, हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। पाम ऑयल से रिलेटेड न्यूज़ है कि पाम ऑयल का इंपोर्ट रोज 29% इन नवंबर सितंबर सेज 80A। तो पाम ऑयल का इंपोर्ट बढ़ गया है कितने से? 29% से पिछले 11 महीनों में। तो अभी हम न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 14 अक्टूबर की न्यूज़ है, पाम ऑयल इंपोर्ट रोज 29% इन नवंबर सितंबर सेज 80A। ठीक है, तो अभी न्यूज़ तो बता दी कि भाई पाम ऑयल का इंपोर्ट बढ़ गया है, लेकिन क्या हमारे लिए न्यूज़ काम की है? नहीं। हमारे लिए क्या काम की न्यूज़ है? हमारे लिए न्यूज़ काम की है पाम ऑयल प्रोडक्शन। ठीक है, कि पाम ऑयल का प्रोडक्शन कैसे क्या होता है, पाम ऑयल होता क्या है, ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी है। अभी इंडिया में उसकी क्या सिचुएशन है, तो अभी इसको स्टार्ट करते हैं। पाम ऑयल इज एन एडिबल वेजिटेबल ऑयल। पाम ऑयल एक एडिबल वेजिटेबल ऑयल है जिसको एक मेसोक्रेप, ध्यान रखना, मेसोक्रेप रेडिस पल्प, उससे मतलब ऑफ द फ्रूट ऑफ द ऑयल पाम्स, उसके मेरी बात सुनो, पाम ऑयल एक एडिबल वेजिटेबल ऑयल है जिसको कहाँ से? एक तो मेसोक्रेप और जो रेडिस पल्प होता है उसके अंदर से निकाला जाता है इसको, पाम ऑयल को। ठीक है, इसको किस में यूज़ किया जाता है? इसको कुकिंग ऑयल की तरह यूज़ किया जाता है, याद रखना, क्योंकि अभी हमने स्टार्ट किया एडिबल ऑयल, तो कुकिंग ऑयल की तरह स्टार्ट किया जाता है। इसको कॉस्मेटिक के अंदर यूज़ किया जाता है, इसको प्रोसेस्ड फूड में यूज़ किया जाता है, केक के अंदर यूज़ किया जाता है, चॉकलेट के अंदर यूज़ किया जाता है, सोप, साबुन, शैम्पू, स्प्रे इसमें यूज़ किया जाता है। बायोफ्यूल क्लीनिंग प्रोडक्ट, जो बायोफ्यूल को क्लीनिंग प्रोडक्ट होते हैं उनके अंदर यूज़ किया जाता है। उसके अलावा बायोडीजल को बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? ग्रीन डीजल। अगर बायोडीजल के अंदर पाम ऑयल से अगर बायोडीजल बनता है तो उसको क्या बोला जाएगा? ग्रीन डीजल। याद रखना कहाँ, क्योंकि यूपीएससी में ऑलरेडी बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं और कंटिन्यूसली क्वेश्चन आते रहेंगे। क्वेश्चन आ सकता है कि पाम ऑयल क्या है, पाम ऑयल के मतलब यूजेज क्या है, पाम ऑयल, कुकिंग ऑयल, कॉस्मेटिक, प्रोसेस्ड फूड, ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आए हुए हैं। तो आपको सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। इसका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कौन है वर्ल्ड वाइड? इसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है?
तो इंडोनेशिया एंड मलेशिया, याद रखना दोनों देश मिलकर 90% ऑफ ग्लोबल पाम ऑयल का प्रोडक्शन करते हैं। यानी वर्ल्ड वाइड जितना ग्लोबल पाम ऑयल का प्रोडक्शन होता है उसमें सबसे ज़्यादा 90% किसका स्टेक है? इंडोनेशिया एंड मलेशिया का। ये याद रखना, ये पॉइंट यूपीएससी में आ सकता है। इसके अंदर इशू क्या है सबसे बड़े पाम ऑयल के अंदर? तो इशू है डिफोरेस्टेशन, यानी जंगलों के अंदर जब कटाई हो जाती है तो जो इनके जो पाम ऑयल वाले जो पेड़ है उनकी भी कटाई हो जाती है साथ के साथ में, तो उसका नुकसान हो जाता है। लेस फोकस ऑन अदर ऑयल, और पाम ऑयल का आप सोचिए वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा फोकस ही पाम ऑयल पर किया जाता है क्योंकि ये इनएक्सपेंसिव है, कम खर्चे के अंदर, कम कॉस्टिंग के अंदर ये एडिबल ऑयल में भी काम आ जाता है, प्लस ग्रीन डीजल में भी काम आ जाता है। तो सबसे ज़्यादा फोकस हमारा किस पे है? पाम ऑयल पे है। तो दूसरे ऑयल्स जो भी है, सोयाबीन, ये बहुत सारे ऐसे ऑयल भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है बट उन पर हमारा फोकस नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक सुनो, ग्लोबल सप्लाई चेन ऑफ पाम ऑयल। पाम ऑयल के अंदर ग्लोबल सप्लाई चेन कैसे क्या है? तो पाम ऑयल वर्ल्ड का मोस्ट यूज्ड वेजिटेबल ऑयल कौन सा है? पाम ऑयल। ये क्वेश्चन आ सकता है यूपीएससी के अंदर स्टेटमेंट वाइज कि पाम ऑयल वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा यूज्ड वेजिटेबल ऑयल है। ठीक है, पाम ऑयल इज 40% ऑफ ग्लोबल सप्लाई ऑफ 4 मोस्ट यूज्ड एडिबल ऑयल्स, पाम, सोयाबीन, रेपसीड और सनफ्लावर ऑयल। ठीक है, तो पाम ऑयल क्या है? मेरी बात सुनो, जो वर्ल्ड के अंदर जो पाम ऑयल है वो 40% ऑफ ग्लोबल सप्लाई, जो ग्लोबल सप्लाई वो टोटल ऑयल जितने भी ऑयल्स है उनके 40% हिस्से को कौन कवर करता है? केवल पाम ऑयल। मैंने अभी आपको बताया था कि पाम ऑयल को वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो 4 मोस्ट यूज्ड एडिबल ऑयल्स, एक तो पाम, सोयाबीन, रेपसीड है, उसके अलावा सनफ्लावर। तो इस तरह 4 ऑयल के अंदर भी सबसे ज़्यादा स्टेक किसका है? पाम ऑयल का 40% स्टेक इसने अकेले ने ले रखा है। इंडोनेशिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 60% ऑफ ग्लोबल सप्लाई वो पाम ऑयल। जो पाम ऑयल है उसकी 60% जो भी ग्लोबल सप्लाई है, 60% सप्लाई को कौन सा देश कवर करता है? इंडोनेशिया। मतलब इतना प्रोडक्शन होता है वहाँ पर इंडोनेशिया और मलेशिया में टोटल मिला के 90% और केवल इंडोनेशिया 60% को कवर करता है। इंडिया के अंदर स्टेटस देख लेते हैं। इंडिया इज बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ पाम ऑयल। तो पाम ऑयल का सबसे बिगेस्ट इंपोर्टर कौन है? इंडिया है। मोस्टली फ्रॉम इंडोनेशिया से हम सबसे ज़्यादा पाम ऑयल कहाँ से इंपोर्ट करते हैं? तो इंडोनेशिया से। नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल टू बूस्ट इंडियाज डोमेस्टिक पाम ऑयल प्रोडक्शन। अब समझ लो इस बात को, हमने एक मिशन भी लॉन्च कर रखा है, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पे, ताकि इंडिया की जो डोमेस्टिक पाम ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि हम मोस्टली सारी चीज़ें, हम इंडिया सबसे बड़ा इंपोर्टर है वर्ल्ड वाइड पाम ऑयल का, तो हम चाह रहे हैं कि हम इसके अंदर आत्मनिर्भर बनना है, तो हमें इसके लिए प्रोडक्शन स्टार्ट करना होगा। इसके लिए ऐसी स्कीम्स लानी होगी जिसके कारण पाम ऑयल का प्रोडक्शन बढ़े और पाम ऑयल के लिए हमें प्रोडक्शन लिंक स्कीम लानी होगी। ऐसा सब कुछ हमें करना होगा। तो इस पर गवर्नमेंट ने नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल लेके आई है, जिसका उद्देश्य क्या है? इंडिया की डोमेस्टिक पाम ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ावा देना है। ठीक है, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, ये भी हमने देख लिया आर्टिकल, गवर्नमेंट मूव्स पार्टनरशिप टू मेक सेमीकंडक्टर चिप। आप सोचिए सेमीकंडक्टर चिप बहुत सिंपल है। सेमीकंडक्टर चिप का मतलब क्या होता है? जो ऐसी चिप है जो मोबाइल के अंदर यूज होती है, लैपटॉप के अंदर यूज होती है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं उनके अंदर मोस्टली यूज होती है सेमीकंडक्टर चिप। ठीक है, तो अभी ये टॉपिक हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यूपीएससी में, आरएएस में, यूपीपीसीएस में, बिहार पीसीएस में कहीं पे भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ सकता है और अभी ये न्यूज़ में भी है। चलो अभी पढ़ लेते हैं। सेमीकंडक्टर चिप, मटेरियल विच हैव ए कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। यानी मटेरियल, ऐसा मटेरियल जिसके अंदर कंडक्टिविटी है किसके? एक तो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का जो सामान है, जो बीच के अंदर, मतलब जैसे एक तो कंडक्टर होता है, एक होता है इंसुलेटर, इन दोनों के बीच में ऐसा सामान जो दोनों की, मतलब दोनों की जो सिग्निफिकेंस है उनको पूरा करता हो, उसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। ठीक है, नाम में लिखा हुआ है सेमीकंडक्टर, यानी कंडक्टर से थोड़ा सा, मतलब मीडियम, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच वाला साधन। ये क्या करता है? इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करने का काम तो करता है, लेस देन कंडक्टर एंड ग्रेटर देन इंसुलेटर। अब समझना, कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फटाफट फ्लो हो जाता है, लेकिन वही इंसुलेटर में करंट फ्लो नहीं होता है। तो हमको क्या चाहिए? ऐसा सेमीकंडक्टर चाहिए जो करंट को, इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट तो करे, जो कि इंसुलेटर से तो ज़्यादा हो लेकिन कंडक्टर से कम हो। तो उसके लिए एक सेमीकंडक्टर चिप आती है जिसके अंदर वन साइडेड इलेक्ट्रिसिटी भी जा सकती है, जैसे हम चार्ज लगाते हैं मोबाइल को। ठीक है, तो उसके अंदर जो चिप लगी होती है, तो चार्जिंग एक साइड से ही हो रही है, दोनों साइड में नहीं जा रहा है चार्जिंग। समझ रहे हो आप? ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी वन साइड से आ रही है और दूसरी साइड मतलब जा ही रही है। ऐसा नहीं है कि आउटफ्लो हो रहा है, इनफ्लो वापस नहीं हो रहा है, ऐसा। तो सेमीकंडक्टर चिप्स हमारे मोबाइल में लगी होती है, वो किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की और जर्मेनियम की। ठीक है, अब सिलिकॉन भी समझ लो, सिलिकॉन जो हमारा, मतलब जो सिलिकॉन है उसका सिंबल क्या होता है? SI, और एटॉमिक नंबर है इसका 14। याद रखना, एटॉमिक नंबर क्या है? 14। इसको रिफाइन किया गया है फ्रॉम सिलिकॉन। मतलब जो हमारे सेमीकंडक्टर चिप है वो किससे बनती है? या तो उसमें सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, गैलियम होता है, आर्सेनाइड होता है, कैडमियम होता है, सेलेनाइड होता है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, आर्सेनाइड, कैडमियम, सेलेनाइड। ठीक है, उसके अलावा इसकी सिग्निफिकेंस क्या होगी? किसकी सिग्निफिकेंस की? वी आर डिस्कसिंग किसकी सिग्निफिकेंस की बात कर रहे हैं? सेमीकंडक्टर्स की, कि ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम आता है, हाउस होल्ड गैजेट्स में काम आता है, मेडिकल डिवाइस में काम आता है, मेडिकल डिवाइस में ECG मशीन्स में काम आता है, स्मार्टफोन में भी काम आता है। मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था। अभी कौन कौन से सेक्टर्स में ये काम आता है? तो एक एरोस्पेस के अंदर, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में, क्लीन एनर्जी इंडस्ट्री में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में, मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री में। क्योंकि सेमीकंडक्टर इसलिए चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक करंट को, डिवाइस को फ्लो करने का काम इसका ही होता है, सेमीकंडक्टर का। तो एरोस्पेस इंडस्ट्री, सभी जगह ये काम आता है। उसमें जो भी इलेक्ट्रॉनिक गजेट्स है, मोस्टली गजेट्स के अंदर, जैसे मोबाइल है, स्मार्टफोन्स है, लैपटॉप्स है, ये सारी चीज़ें हैं जो भी उसके अंदर कहाँ यूज आती है, कौन सी चिप यूज आती है? सेमीकंडक्टर चिप। अब इंडिया का स्टेटस भी समझ लो। हम ये टॉपिक तो पढ़ लिया हमने कि सेमीकंडक्टर होता क्या है, सिलिकॉन से बनता है, उसका SI होता है, उसका क्या नाम है, एटॉमिक नंबर कितना है? 14। ठीक है,
सिलिकॉन, कैडमियम, आर्सेनाइड्स मतलब सेलेनाइड, इन सब का इसमें यूज होता है। उनको रिफॉर्म करके, उनके अंदर थोड़ा बहुत रिफॉर्म करके क्या बनता है, सेमीकंडक्टर चिप। इंडिया स्टेटस, इंडिया का स्टेटस देख लो। इंडिया अपना सारा ऑल चिप्स को इंपोर्ट करता है और उसका जो मार्केट है, एस्टिमेटेड मार्केट 2025 तक $100 100 बिलियन, कम नहीं, $100 बिलियन, इतना बड़ा मार्केट इंडिया आने वाले भविष्य में इंपोर्ट करने वाला है सेमीकंडक्टर चिप को। तो आप सोचिए हमको कितनी ज़रूरत है कि हमारे देश के अंदर सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन हो। तो हमने उसके लिए क्या स्कीम लेके आए हैं, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड सेमीकंडक्टर्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड सेमीकंडक्टर्स। समझ लो बात को। स्कीम किसके लिए, एक तो प्रमोशन के लिए ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड सेमीकंडक्टर्स, यानी जो सेमीकंडक्टर्स है और जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है उनकी मैन्युफैक्चरिंग की प्रमोशन के लिए हम स्कीम लेके आए हैं। उसका ऑब्जेक्ट क्या है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी और सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। इसके अंदर सेमीकंडक्टर के अंदर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को भी हम लेके आए हैं, जिसका उद्देश्य ये होगा कि सेमीकंडक्टर्स की प्रोडक्शन को बढ़ाया दिया जाए। सरकार इसके लिए 75,000 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करेगी और नए नए स्टार्टअप्स को लेकर आएगी, उनको प्रोत्साहित करेगी इस प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के थ्रू। उसमें टैक्स की एग्जेम्पशन भी दी जाएगी, बहुत सारी चीज़ें। उसका बेनिफिट ये मिलेगा कि इसके अंदर नए नए स्टार्टअप्स आएंगे और हमारी इंडिया के अंदर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को बढ़ाया जाएगा। अब आप सोचिए कि आने वाले भविष्य में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को कितनी ग्रोथ मिलने वाली है, क्योंकि इसका स्कोप बहुत बड़ा है, बहुत वाइड है। लेकिन वी हैव नॉट द, हमारे पास क्या कमी है, हमारे पास अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना हुआ है। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। लेकिन अगर हमने अभी स्टार्ट कर दिया है तो धीरे धीरे सारी चीज़ें हो जाएगी। टॉप 5 कंट्रीज़, ये भी समझ लो कि सेमीकंडक्टर के प्रोडक्शन में 5 कंट्रीज़ कौन कौन सी, टॉप 5 कंट्रीज़ जो प्रोड्यूसर है। एक तो ताइवान सबसे पहले, दूसरा साउथ कोरिया, तीसरा जापान, चौथे नंबर पे यूएस, पांचवा चाइना। पांचों कंट्री का नाम वापस बता रहा हूँ, ताइवान, साउथ कोरिया, जापान, यूएस, चाइना। और ताइवान और साउथ कोरिया दोनों मिलके वर्ल्ड की 80% जो सेमीकंडक्टर्स है उनका प्रोडक्शन, 80% प्रोडक्शन का कौन से देश करते हैं, एक तो ताइवान और एक साउथ कोरिया। और इंडिया के साथ मिलकर अभी ताइवान ने अभी इंडिया के साथ में एग्रीमेंट करके इंडिया के अंदर भी प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए आगे आया है ताइवान। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक समझ लो, न्यू ई कॉमर्स साइट टू शो कोज एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंस। यानी ऐसी न्यू ई कॉमर्स साइट को अभी एक नई ई कॉमर्स साइट को लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है, एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंस। यानी ऐसे अप्लायंस है जैसे अपन कुकर बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो कुकर्स आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कुकर है, इलेक्ट्रिक स्टोव है, जो हमारे इलेक्ट्रिक स्टोव है, ये जो प्रॉपर क्वालिटी वाले जो सामान हैं उसके लिए गवर्नमेंट क्या करने वाली है, ई कॉमर्स साइट को लॉन्च किया जाने वाला है, जिसके ऊपर जितने सारे ये एनर्जी एफिशिएंट जो अप्लायंस है उसको उसके ऊपर दिखाया जाएगा। आदमी उससे डायरेक्ट परचेज कर सकता है, ह्यूमन बीइंग, और उसके अलावा उनको हमारे अपने घर पर यूज ले सकता है। अब आप सोचिए कि ई कुकिंग का मतलब समझ लीजिए। हमारे लिए ये न्यूज़ काम की नहीं है कि साइट अभी लॉन्च हुई नहीं है, तो साइट लॉन्च होगी तब आप ये न्यूज़ वापस आएगी तब मैं बता दूंगा। लेकिन हमारे लिए साइट काम की नहीं है, हमारे लिए क्या काम की न्यूज़ है, ई कुकिंग। तो सबसे पहले समझ लो, ई कुकिंग इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कुकिंग अप्लायंस। ई कुकिंग का मतलब होता है उसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है, किसका, इलेक्ट्रॉनिक कुकिंग अप्लायंस का यूज करना है एज ए क्लीन एंड एनर्जी एफिशिएंट अल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल कुकिंग मेथड। यानी एक क्लीन और एनर्जी एफिशिएंट अल्टरनेटिव का यूज करना है। समझना वापस कि इलेक्ट्रॉनिक कुकिंग अप्लायंस का यूज करना है, जिसका फायदा क्या मिलेगा, एनर्जी एफिशिएंट अल्टरनेटिव का, जो पहले ट्रेडिशनल कुकिंग मेथड से, जैसे हम पहले क्या करते थे, गैस पे सामान बना रहे हैं, कुछ भी गैस पे हमारा खाने का सामान बना रहे हैं, लेकिन उसकी जगह हम रोटी किस पे, इलेक्ट्रॉनिक स्टोव पे बना रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक तवा आता है उस पर। तो उसके लिए क्या होगा कि यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कुकिंग अप्लायंस का यूज करना है एज ए क्लीन एंड एनर्जी एफिशिएंट अल्टरनेटिव के रूप में, जिसका मतलब किसको रिप्लेस करेंगे, ट्रेडिशनल कुकिंग मेथड्स को। तो इसको बोलते हैं ई कुकिंग। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक स्टोव का यूज किया जाता है, इंडक्शन का यूज किया जाता है, कुक टॉप्स का यूज किया जाता है। ठीक है, ये 24, और अभी क्या होता है कि हमारे देश के अंदर ऐसे बहुत सारी जगह है, बहुत सारी, जिसके अंदर 24/7 इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेस है, मतलब लाइट जाती नहीं है। तो वो ऑलरेडी ये वाला इलेक्ट्रॉनिक जो ई कुकिंग का यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर लाइट जाएगी तो हम इलेक्ट्रॉनिक साधन का यूज नहीं कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज है। लेकिन अगर लाइटें नहीं जा रही है, लाइटें बराबर आ रही है, तो हम इस साधन का यूज कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज का। तो अभी उसके लिए गवर्नमेंट ने एक सौभाग्य स्कीम लेके आए हैं फॉर प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी टू हाउस होल्ड, यानी हर घर को 24/7 इलेक्ट्रिसिटी मिले, उसके लिए एक सौभाग्य स्कीम लेके आई गई है गवर्नमेंट के द्वारा। उसका बेनिफिट क्या मिलेगा, ई कुकिंग के अंदर उसको यूज किया जा सकता है। उसके अलावा जैसे इलेक्ट्रॉनिक एक्टिवा है, अगर लाइटें नहीं आ रही होगी तो चार्ज कैसे करेंगे, बट 24/7 अभी लाइटें आती है, तो उसका बेनिफिट क्या मिलेगा, उसका बेनिफिट ये मिलेगा कि हम हमारी एक्टिवा को भी चार्ज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्टोव का यूज़ कर सकते हैं, ई कुकिंग के जितने भी अप्लायंसेज आते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक इनिशिएटिव है लाइफ मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट इनिशिएटिव। नाम सुन लो वापस, मिशन क्या है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट इनिशिएटिव। ये जो इनिशिएटिव है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट इनिशिएटिव, इसको लॉन्च किया गया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा। कहाँ पे, एट यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। एक यूएन की क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस थी, उसमें 2021 के अंदर मोदी जी ने लाइफ इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था। इसका क्या है कि प्रो प्लेनेट एक्टिविटी, यानी ऐसे काम कीजिए जो कि प्लेनेट से के लिए फ़ायदेमंद है। जैसे अपन नहीं बोलते, हम सब क्या बोलते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए कि प्रो रशिया गवर्नमेंट है, प्रो यूएस गवर्नमेंट है। इसका मतलब कि ऐसी गवर्नमेंट है जो यूएस का पक्ष ले रही है, ऐसी गवर्नमेंट है कोई भी देश के अंदर, ऐसी गवर्नमेंट है जो रशिया का पक्ष ले रही है। ऐसे प्रो प्लानेट, यानी ऐसी थिंग्स, ऐसे अप्लायंसेज, ऐसी एक्टिविटी जो कि हमारा जो अर्थ प्लानेट है उसके पक्ष में जो अप्लायंसेज है उसको बोलते हैं, या ऐसे मिशन जो कि प्रो प्लानेट एक्टिविटी, ऐसे काम करना, ऐसी एक्टिविटीज़ करना, ऐसे अप्लायंसेज का यूज़ करना जो एक्चुअली हमारे अर्थ के लिए, हमारे क्लाइमेट के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के हित में है।
एंड सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। और लोगों की लाइफस्टाइल सस्टेनेबल होनी चाहिए। हम सिर्फ शॉर्ट टर्म काम नहीं कर रहे हैं, हमको लॉन्ग टर्म में काम करना होगा। एक्सेस टू क्लीन कुकिंग एनर्जी, क्लीन कुकिंग एनर्जी के अंदर एक्सेस करना, एक्सेस टू क्लीन कुकिंग एनर्जी, क्लीन कुकिंग एनर्जी को एक्सेस करना। बेनिफिट्स फॉर पावर सेक्टर एंड कंज्यूमर्स, पावर सेक्टर्स एंड कंज्यूमर्स को बेनिफिट करना। समझ लो इस मेरी बात को अच्छे से समझ लो वापस से। क्लीन कुकिंग एनर्जी को एक्सेस करना, ठीक है। उसके अलावा पावर सेक्टर एंड कंज्यूमर्स को बढ़ावा देना, ठीक है। ये टॉपिक मेरी बात सुनो, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। लाइफ इनिशिएटिव, उसके बाद ई कुकिंग का फायदा क्या है, उसके क्या बेनिफिट है। तो पावर सेक्टर को बढ़ावा देता है, क्योंकि आप सोचिए उसके अंदर सबसे ज़्यादा यूज किसका होगा, इलेक्ट्रिसिटी का। तो पावर सेक्टर को भी बढ़ावा मिलेगा, उस सेक्टर की पूरी ग्रोथ होगी और कंज्यूमर्स का भी बेनिफिट होगा। क्योंकि आप सोचिए गैस का जो खर्चा आता है उससे बहुत कम खर्चे के अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक जो कंपोनेंट है अप्लाइंसेज का यूज करके उससे कम इलेक्ट्रिक बिल के अंदर हम हमारा सामान बना सकते हैं, हमारे खाने के प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो ई कुकिंग का बेनिफिट ये है, वो कॉस्ट सेविंग होता है। SDG गोल 7 है जो क्लीन कुकिंग इंडोर एयर क्वालिटी, समझ लो एक बार। SDG गोल 7 किसका है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 किसके लिए है, क्लीन एनर्जी इंडोर एयर क्वालिटी उससे रिलेटेड है। तो उसके लिए क्या है, उसका भी बेनिफिट किसको मिलेगा, हमारी गवर्नमेंट, मतलब हम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सबका टारगेट है कि 2030 तक SDG पूरे होने चाहिए। तो अगर हम ई कुकिंग की ओर बढ़ेंगे तो हमारा SDG गोल 7 भी पूरा हो जाएगा, याद रखना। अदर इनिशिएटिव क्या है, तो भारत सरकार की तो प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जो कि क्या नाम है, सौभाग्य स्कीम है। उसका फुल फॉर्म क्या है, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। एक तो ये इनिशिएटिव को समझ लो। उसके अलावा ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर को बनाया जा रहा है। नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन एंड स्मार्ट मीटर नेशनल प्रोग्राम, यानी नेशनल जो स्मार्ट ग्रिड मिशन है, उसके अलावा स्मार्ट मीटर नेशनल प्रोग्राम है। ये इनिशिएटिव है किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी को हमारे घर घर तक, हर हाउस होल्ड तक पहुंचाने के लिए। और ग्रीन एनर्जी का हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, जिसके कारण प्रोडक्शन कम, मतलब पोल्यूशन कम से कम हो और एनवायरमेंट को सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो, ठीक है। इसमें ये टॉपिक तो पढ़ लिया, लेकिन इसके साथ में एक टॉपिक और इंपॉर्टेंट है इसी के अंदर ई कुकिंग में, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। जो एनर्जी एफिशिएंसी का जो ब्यूरो है उसकी भी साथ में पढ़ लेते हैं। सेटअप किसके द्वारा किया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कब किया गया था, 2002 के अंदर, याद रखना 2002 में इसका सेटअप हुआ था। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, BEE का एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के थ्रू इसका मतलब सेटअप हुआ। 2002 के अंदर इसका सेटअप हो चुका था। एक्ट कौन सा, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। रिड्यूसिंग एनर्जी इंटेंसिटी, यानी जो एनर्जी जहाँ पर बेकार होती है, हमारी बहुत सारी ऐसी फील्ड है या बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पर एनर्जी वेस्ट हो रही है, एनर्जी का बहुत ज़्यादा कंजम्पशन हो रहा है। तो जो एनर्जी खराब हो रही है, वेस्ट हो रही है, उसको रिड्यूस करने का काम कौन करेंगे, उसके लिए कौन स्टैंडर्ड बनाएंगे, उसके लिए पॉलिसीज कौन बनाएंगे, उसके लिए रेगुलेशन कौन बनाएगा, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। इनके द्वारा क्या क्या इनिशिएटिव प्रोग्राम्स बनाए गए, एक तो स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स, स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स को रिलीज करने का काम कौन सी संस्था करती है, तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। उसके अलावा परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड स्कीम, अचीव एंड ट्रेड स्कीम का भी उसका ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का ये प्रोग्राम है। एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड, यानी ऐसे कोड को डेवलप करना जो कि एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड, यानी जो एनर्जी को कंजर्व करने के लिए ऐसे कोड को भी डेवलप करना। उसके अलावा स्टैंडर्ड एंड लेबलिंग प्रोग्राम को प्रोत्साहित करना। इस तरह ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के कुछ मल्टीपल प्रोग्राम्स है, जिसमें से आपको सबसे ज़्यादा याद किसको रखना है, स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स को कौन रिलीज करता है, तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। कब स्थापना हुई थी, 2002 में सेटअप हुई थी। एक्ट कौन सा है, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब एक और समझ लो, एक ग्रीन मेथेनॉल, आपने कभी नाम सुना हो, टॉपिक ये इंडियन एक्सप्रेस मतलब द हिंदू के अंदर से ही लिया गया है। उसके अंदर ग्रीन मेथेनॉल का नाम सुना हो कभी, क्योंकि हमारे क्या एडिटोरियल आज इतना इंपॉर्टेंट नहीं आए, बट ये जो एडिटोरियल अच्छा है, ग्रीन मेथेनॉल का पावर। तो अभी इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले मेथेनॉल क्या होता है, जो अभी आपने सुना होगा गाड़ियों के अंदर मेथेनॉल से गाड़ियाँ चलेगी, तो इसको अभी समझ रहे हैं अपन। लो कार्बन हाइड्रोजन कैरियर फ्यूल, यानी एक तो लो कार्बन एक हाइड्रोजन कैरियर फ्यूल प्रोड्यूस फ्रॉम हाई एश कोल, एग्रीकल्चर रेजिड्यू, CO2 फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट एंड नेचुरल गैस। एक तो नेचुरल गैस है, एक जो थर्मल पावर प्लांट की जो CO2 है, एक एग्रीकल्चर जो बचा हुआ वेस्ट है, एग्रीकल्चर के अंदर जो वेस्ट बचा हुआ है, जो कि मतलब सामान एक्स्ट्रा बचा हुआ है एग्रीकल्चर का रेजिड्यू। और उसके अलावा हाई एश कोल, यानी हाई एश कोल वाला, उससे हाइड्रोजन मतलब लो कार्बन हाइड्रोजन कैरियर फ्यूल को प्रोड्यूस किया जाएगा, और उसका नाम है मेथेनॉल, जो कि जिसके अंदर लो कार्बन होगी और हाइड्रोजन कैरियर फ्यूल होगा वो। इसको ऑल्सो नोन एज मिथाइल एल्कोहल, इसको मिथाइल एल्कोहल भी बोला जाता है और वुड एल्कोहल भी बोला जाता है, याद रखना। मिथाइल एल्कोहल या वुड एल्कोहल भी बोला जाता है मेथेनॉल को। ये कलरलेस होता है, इसके अंदर कोई कलर नहीं होता है। फ्लेमेबल लिक्विड, यानी ये फ्लेमेबल लिक्विड होता है। ये जैसे पेट्रोल है तो सॉरी, एक तो कलरलेस होता है, एक जो फ्लेमेबल मतलब पेट्रोल से कम फ्लेमेबल लिक्विड होता है। पेट्रोल बहुत ही ज़्यादा ज्वलनशील होता है, उसको थोड़ी सी अगर उसको आग दिखाई जाएगी तो वो जलकर राख हो जाएगा, लेकिन ये लेस फ्लेमेबल लिक्विड है। इसके आगे लेस कर देना, क्योंकि इसके अंदर लेस लिखना भूल गया था मैं, ठीक है। एक्चुअली क्या हुआ, कलर लेस लिखा हुआ है और उसके आगे लेस फ्लेमेबल लिक्विड लिखना था, लेकिन इसको मैंने सिर्फ कलर लेस लिख लिया था, तो थोड़ा सा आप एक बार वापस समझ लो इसको, ठीक है। सिंपलेस्ट एल्कोहल है, याद रखना, सिंपलेस्ट एल्कोहल, ठीक है। ये एल्कोहल सिंपलेस्ट एल्कोहल है। इसको इंडस्ट्रियल सोलवेंट के रूप में यूज़ किया जाता है, एंटी फ्रीज के रूप में यूज़ किया जाता है, एंड फ्यूल के रूप में भी इसको यूज़ किया जाता है। इसकी एप्लीकेशंस कैसे कैसे, एक तो फ्यूल के अंदर सबसे पहले अल्टरनेटिव फ्यूल है। अल्टरनेटिव फ्यूल प्रोडक्शन ऑफ बायोडीजल प्रोड्यूस फ्रॉम रीन्यूएबल सोर्सेज लाइक बायोमास, याद रखना।
रिन्यूएबल सोर्सेज जैसे बायोमास है, बायोमास का यूज़ करके इसको प्रोड्यूस किया जाता है। ये अल्टरनेटिव फ्यूल है और इसके अंदर बायोडीजल का प्रोडक्शन किया जाता है। और उसका अभी जैसे फ्लेक्सी इंजन्स बन रहे हैं तो वहाँ मेथेनॉल का यूज़ किया जाएगा गाड़ी को चलाने के अंदर। सोलवेंट के रूप में भी यूज़ किया जाता है। ये इंडिविजुअल प्रोसेस पेंट के अंदर यूज़ होता है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में यूज़ होता है, पेंट्स के अंदर यूज़ होता है, फर्निशेज में यूज़ होता है, कोटिंग के अंदर यूज़ होता है। इस तरह ये एक तरह सोलवेंट के रूप में भी यूज़ होता है। फ्यूल के अंदर यूज़ होता है। एंटी फ्रीज यानी ऑटोमेटिव एप्लीकेशन, एंटी फ्रीज यानी किसी चीज़ को कोई सामान है जिसको एंटी फ्रीजिंग करनी है तो ऑटोमेटिव एप्लीकेशंस यानी जो ऐसे प्रोडक्ट है जो ऑटोमेटिक चलते हैं उसके अंदर एंटी फ्रीज का काम भी करता है। पर्टिकुलरली इन विंडशील्ड वाटर यानी ऐसे विंडशील्ड वाटर के अंदर इसको यूज़ किया जाता है किसको, मेथेनॉल को। याद रखना केमिकल फीड स्टॉक के रूप में भी काम में आता है। वेरियस केमिकल्स जैसे फॉर्मल्डिहाइड, एसिटिक एसिड, मेथिलिक टेट और बाइटियल एथर, बट मतलब जो बटियल एथर होता है उसके अंदर भी इसको केमिकल के रूप में भी यूज़ किया जाता है किसको, मेथेनॉल को। उसके अलावा ग्रीन मीथेन के अंदर यूज़ होता है। ग्रीन मीथेन में क्या होता है कि यूनिएबल एनर्जी से जो मेथेनॉल प्रोड्यूस होता है और जो कि बिना किसी पोल्यूशन को एमिट करके उसको बोलते हैं ग्रीन मेथेनॉल। तो ग्रीन मेथेनॉल में भी ये यूज होता है और उस ग्रीन मेथेनॉल का यूज़ करके हम गाड़ियों को चलाते हैं। तो सोचिए प्रोडक्शन के टाइम पे भी कोई पोल्यूशन नहीं हुआ, उसके आगे जो गाड़ियों से भी धुआं नहीं निकलेगा। मेथेनॉल अगर यूज़ किया जा रहा है तो एक तो फ्यूल पेट्रोल डीजल से तो बहुत पोल्यूशन होता है, उससे लेस पोल्यूशन में काम हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रीन मेथेनॉल केमिकल के अंदर यूज होता है, एंटी फ्रीजिंग में यूज होता है, सोलवेंट के रूप में यूज होता है जिसमें पेंट्स इनके रूप में, और फ्यूल के रूप में अल्टरनेटिव फ्यूल है ये, और बायोडीजल का प्रोडक्शन करने में भी काम आता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अभी समझ लो और इसके बेनिफिट्स क्या है कि हम बोलते हैं कि भाई मेथेनॉल को यूज़ करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो सबसे मेन है कि ये लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट, इसकी कॉस्ट बहुत कम है। लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट है 60 to 70 रुपीज़। फ्यूल की रेट अभी 120 रुपये चल रही है, इसकी कॉस्ट सिर्फ 60 से 70 रुपये के अंदर ये आपको अवेलेबल हो जाएगा। आप सोचिए मेथेनॉल से अगर हम गाड़ी चलाएंगे तो 60 से 70 रुपये पर लीटर, तो आप सोचिए कितना कम रेट है। और उसके अंदर हमारे लिए प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी, तो प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी तो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होगी, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होगी तो उसका बेनिफिट किसमें मिलेगा, इन्फ्लेशन भी कम होगा और प्रोडक्ट भी थोड़ा सस्ता मिलेगा। लोअर फ्लेमेबिलिटी रिस्क, ठीक है, इसके अंदर इसकी ज्वलनशीलता बहुत कम है, पेट्रोल से कम है। पेट्रोल बहुत ज्वलनशील पदार्थ है, जैसे ही आग के संपर्क में आया वो जल्दी से जल जाता है, लेकिन ये लोअर फ्लेमेबिलिटी रिस्क, इसमें रिस्क कम है क्योंकि इसकी ज्वलन क्षमता थोड़ी सी कम है। एनवायरमेंटल बेनिफिट, एनवायरमेंट के लिए फायदेमंद है क्योंकि इससे धुआं कम होता है, पोल्यूशन कम होता है, तो एनवायरमेंट के लिए बेनिफिट है। हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन के अंदर यूज़ किया जा सकता है इसको, क्योंकि मेथेनॉल का यूज़ किसमें हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन में। अगर आप सोचिए कि हम ऑलरेडी इंपोर्ट कर रहे हैं बहुत सारा फ्यूल, जो हमारा डीजल मतलब फ्यूल है उसको हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, तो अगर ये यूज़ होने लग जाएगा मेथेनॉल ट्रांसपोर्टेशन में तो इंपोर्ट में भी कमी आएगी। उसके साथ में सबसे बड़ी फायदा क्या मिलेगा कि हमारे को एनवायरनमेंट को बेनिफिट मिलेगा। हाई ऑक्टेन एंड हॉर्स पावर, यानी इसकी जो क्षमता है हॉर्स पावर की तरह है, तो इसकी क्षमता भी बहुत ज़्यादा है। मतलब ये पेट्रोल डीजल का अल्टरनेटिव फ्यूल के रूप में यूज़ हो रहा है तो इसकी क्षमता बहुत ज़्यादा है। वर्सेटाइल यूज़, यानी एरोप्लेन में यूज़ हो सकता है, शिपिंग इंडस्ट्रीज में यूज़ हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, यानी इसके मल्टी यूज़ है मेथेनॉल के। ठीक है, अब नीति आयोग की मेथेनॉल इकोनॉमी प्रोग्राम, ये भी समझ लो। साथ ही साथ में एक नीति, हमारा जो नीति आयोग है उसका मेथेनॉल इकोनॉमी प्रोग्राम को समझ लो। रिड्यूस ऑयल इंपोर्ट बिल, ऑयल इंपोर्ट बिल को कम करने का काम करेगा। क्यों? क्योंकि हमारा मोस्टली फ्यूल जो क्रूड ऑयल होता है, जो कच्चा तेल होता है, हम उसको इंपोर्ट करते हैं। आप सोचिए मतलब इतना हम कितना 16 लाख करोड़ के आसपास हमारा पैसा इंपोर्ट के अंदर जाता है। तो आप सोचिए मेथेनॉल का यूज़ करके, अल्टरनेटिव फ्यूल्स का यूज़ करके हम धीरे धीरे, जैसे पहले 15% भी कम होता है तो वो बेनिफिट है अपने आप में, धीरे धीरे हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेंगे और डिपेंडेंसी को कम करेंगे। उसके अलावा ग्रीन हाउस गैस एमिशन रिडक्शन, यानी जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है उसमें भी रिडक्शन होता है। इसका भी सबसे बड़ा नीति आयोग का जो मेथेनॉल इकोनॉमी प्रोग्राम बोलता है कि हमको क्या क्या करना है। एक तो ऑयल इंपोर्ट बिल को कम करने की प्रयास करना है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन में रिडक्शन करना है और लोकल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है। सबसे मेन लाइन यही है कि लोकल रिसोर्सेज जो होते हैं ना उनको यूटिलाइज करने का काम किसका है, ये मेथेनॉल जो इकोनॉमी प्रोग्राम है उसका काम है कि लोकल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना, जॉब को क्रिएट करना, क्योंकि ये इंडस्ट्री अपने आप में बढ़ेगी। एथेनॉल इंडस्ट्री, नए नए स्टार्टअप्स आएंगे तो जॉब क्रिएट होगी, लोकल रिसोर्सेज का यूज होगा, कंज्यूमर्स की सेविंग बढ़ेगी क्योंकि 60 रुपीज़ पेट्रोल अगर आप मेथेनॉल 60 to 70 मिल रहा है तो आपकी 50-60 रुपये वैसे बच गए। तो इस तरह हम सस्ता ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा तो कंज्यूमर की सेविंग होगी। सबसे बड़े चैलेंजेस क्या है, चैलेंजेस का मतलब देखो नुकसान इसमें कुछ नहीं है, मतलब नेगेटिव्स कुछ नहीं है, लेकिन चैलेंजेस हमारे सामने सबसे बड़ी दिक्कतें क्या है, हमारे सामने क्या चैलेंजेस है। तो लेक ऑफ डोमेस्टिक नेचुरल गैस रिसोर्स, इसके अंदर डोमेस्टिक जो नेचुरल गैस रिसोर्स है उसके अंदर कमी है। सबसे मेन चीज़ क्या है, हमारे पास नेचुरल गैस के रिसोर्सेज की, डोमेस्टिक नेचुरल गैस रिसोर्सेज की कमी है, क्योंकि नेचुरल गैस से मेथेनॉल बनता है। हमारे पास जब नेचुरल गैस ही नहीं होगी तो इसका रॉ मटेरियल है वो अवेलेबल नहीं होगा तो मेथेनॉल कैसे बनेगा। हाई एश कोल है, हमारे कोल के अंदर एश की राख की मात्रा बहुत ज़्यादा है। एंड लो ग्रेड बायोमास, बायोमास की जो क्वालिटी है वो लो ग्रेडेड है, तो उससे अगर क्वालिटी उसकी कम होगी, रॉ मटेरियल की क्वालिटी कम होगी तो जो फिनिश गुड्स की क्वालिटी भी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। मेथेनॉल दूसरों के लिए रॉ मटेरियल है, दूसरे के लिए, लेकिन ये खुद में भी अपने आप में एक फिनिश गुड्स है क्योंकि इसके रॉ मटेरियल्स क्या है, बायोमास है, एश कोयल है, उसके अलावा नेचुरल गैस है। अगर उनके अंदर ही कमी होगी तो हम मेथेनॉल को कैसे प्रोडक्शन करेंगे। उसके अलावा हमारे पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पॉलिसी सपोर्ट में कमी है, क्योंकि अभी तक हम इंडिया अभी तक आत्मनिर्भर भी
हम आत्मनिर्भर की ओर अग्रसर हुए हैं लेकिन आत्मनिर्भर हुए नहीं हैं। उसके अलावा हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, पॉलिसी सपोर्ट की कमी है किसके अंदर, जिसके कारण हम मेथनॉल का प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं। उसके अलावा अवेयरनेस एंड एक्सेप्टेंस, लोगों को अभी अवेयरनेस की पता नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे, आज अगर आप लेक्चर सुन रहे होंगे तो अभी बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो मेरे लिसनर होंगे, वो ये जिनको मेथनॉल के बारे में जानकारी भी नहीं होगी। मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, कोई इसको पर्सनल व्यक्तिगत ना लेवे, सिर्फ सिंपल बोल रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे हमारे इंडिया के अंदर ऐसे व्यक्ति भी है जिनको यही पता नहीं कि अभी मेथनॉल पे वर्किंग स्टार्ट हो गई है। जब लोगों को पता ही नहीं होगा तो कैसे उस लोगों को एक्सेप्ट करना भी बहुत बड़ी बात है। इलेक्ट्रिसिटी आज से 5 साल पहले से स्टार्ट हो गई थी, धीरे धीरे लोगों में अभी धीरे धीरे उसका ट्रेंड बढ़ने लगा है। तो कोई भी काम शुरुआत के अंदर लोगों के पास जानकारी नहीं होती है, लेकिन धीरे धीरे इसके संबंध में लोगों को जानकारी मिलने लग जाएगी और धीरे धीरे सारी चीज़ें हो जाएगी। तो आप मेथनॉल आप हमने पढ़ लिया है, उसके अलावा ई कुकिंग इनिशिएटिव पढ़ लिया है, उसके अलावा सेमीकंडक्टर्स पढ़ लिया है हमने, ठीक है, जो आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके अलावा पाम ऑयल को पूरा अच्छे से समझ लिया है, सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। आपको इजराइल वाला टॉपिक भी हमने समझ लिया है। आज हमने ट्राई किया कि सेल्फ बेसिस पे पढ़ें। आपको मैं बहुत मतलब मैंने ऑलरेडी 2 लेक्चर में इसको पढ़ा चुका हूँ कंप्लीट सेटअप, लेकिन आप बोलोगे तो वापस न्यूज आएगी, बार बार पढ़ाते रहेंगे। लेकिन ट्राई करेंगे सेल्फ पढ़ेंगे तो उसका बेनिफिट क्या मिलता है कि आपको चीज़ें याद होगी, ठीक है। मैं तो इसके नोट्स वैसे भी अवेलेबल करवा दूंगा। ऑलरेडी मैंने जो पिछले वाले लेक्चर्स देखोगे तो उसके अंदर ऑलरेडी इजराइल के बारे में पूरा कंप्लीट मेरे हाथों से हैंड रिटन नोट्स लिखे हुए हैं और मेरे टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। फिर भी मैं इसको बार बार पढ़ाऊंगा ताकि आपको चीज़ें एकदम क्लेरिफाई हो जाए। इसके लिए आप अच्छे से ट्राई कीजिए, प्रयास कीजिए, और अगर आपको लगता है कि कुछ कमी है तो आप मुझे बोलिए, हम इसके लिए सॉल्यूशन लेके आएंगे। और अगर आपको लगता है कि मेरे लेक्चर्स अच्छे हैं, आपको बढ़िया लगते हैं, तो आप इसको चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।